प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। ये आपकी बेटा केमिस्ट्री की क्लास 11 चैप्टर 1 की 6th पार्ट होने वाला है, 6वीं वीडियो है ना। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। ये दो इक्वेशन यानी कि दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप यूनिट कन्वर्जन कर सकें, है ना। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में संबंध। तो क्या होता है, देखो केवल एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है बस। क्या? डिग्री एफ इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये फॉर्मूला है। ये है इन दोनों में रिलेशन। अगर आपको एफ दिया हो, सी पूछा हो तो वैल्यू रखेंगे, सी निकाल देंगे। सी दिया हो, एफ पूछा हो तो वैल्यू रखेंगे, सी निकाल देंगे। समझ गए? जैसे आपको क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको, कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री एफ, है ना। यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री एफ में बदलें। तो कैसे बदलेंगे आप? ये जो फॉर्मूला है इसमें सी की जगह कितना रख देंगे? 40 रख देंगे। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा? 9/5 इंटू -40 जो कि सी की वैल्यू है प्लस 32। 5 से 40 कट जाएगा, कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, है ना। और 8 9 72 -72 प्लस 32। एफ इक्वल टू -72 प्लस 32। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? -40 आ गई, है ना। इससे एक चीज ये प्रूफ होती है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी -40 रहती है। इसीलिए ये मैंने एग्जांपल उठाया ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे, है ना। तो एक ही ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट होता है, एक ही ऐसा तापमान का बिंदु है जहां एफ और सी की वैल्यू सेम रहती है। वो कितनी है? -40 है, ठीक है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, सी एवं के में संबंध क्या है? केवल एक फॉर्मूला, क्या? के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये है केवल। अगर आपको केल्विन में बदलना है सेल्सियस को तो उसमें 273 जोड़ दो। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल करें, एक क्वेश्चन, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो कैसे बदल देंगे आप? कैसे बदल देंगे? सी में 273 जोड़ देंगे। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 प्लस 273, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी 373। बस ऐसे बदल देंगे, है ना। तो केवल रिलेशन में ये दो फॉर्मूले लिखने हैं, यहाँ नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद बेटा देखिए आप पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, महत्वपूर्ण आंकड़े। वैसे इसकी डेफिनेशन वगैरह तो नहीं पूछी जाती, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पूछी जाती है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने हैं, ठीक है। समझ में आया? लेकिन फिर भी अगर है तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी छोटी सी। तो क्या लिखेंगे? द फिगर्स विच आर यूज्ड टू determine precision and accuracy of measurement, precision and accuracy of measurement, ठीक है। यानी कि जो आंकड़े, या ऐसे लिख लो, ये आंकड़े मापन की समीपस्थता एवं एक्यूरेसी को क्या कहते हैं?
करेक्ट, एकदम सटीक आंसर है ना। समीपस्थता एवं सटीकता बताते हैं या बताने में प्रयोग होते हैं। ठीक है, प्रयोग होते हैं मतलब किसी का आंसर कितना नियर है, कितना करीब है सही आंसर से, थोड़ा बहुत आसपास है कि नहीं, या एकदम सही है कि नहीं, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का यूज किया जाता है ना। अब सिग्निफिकेंट फिगर होते कौन कौन से हैं, अब वो सारे पॉइंट हम यहां लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसकी हिंदी, सभी अन्य या सभी शून्य के अतिरिक्त संख्या क्या होती हैं, महत्वपूर्ण है, या सिग्निफिकेंट को सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, संख्या सिग्निफिकेंट है, ऐसे लिख लो, सिग्निफिकेंट है। पहला पॉइंट समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल, इसमें 2.13 ये है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 है, क्योंकि तीनों 2 1 3 ये बिना जीरो वाली है ना, ये है ना, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद जीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसका दूसरा क्या है, जीरो बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि शून्य के अतिरिक्त किसी संख्या से पहले वाला शून्य सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब समझो बेटा इसका। जैसे अगर किसी नंबर से पहले, जीरो के अलावा कोई नंबर है, उससे पहले अगर जीरो है तो वो जीरो गिना नहीं जाएगा सिग्निफिकेंट में। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरे को 0.013 है, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2, 1 2, ये वाला जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नॉन डिजिट जीरो के अलावा किसी डिजिट से 1 2 3 4 9 से पहले आया है, इसलिए। ठीक है, तीसरा, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट या इज सिग्निफिकेंट, हिंदी में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं के मध्य क्या शून्य सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट है। जैसे इसका एग्जांपल लिखें तीसरे पॉइंट का, जैसे हम लिखते हैं 1.003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि ये 2 संख्याओं के बीच में आया है, इसलिए। आपसे बस ऐसे ही पूछा जाएगा इसमें कितने, इसमें कितने, तो बस इसलिए ये पॉइंट एग्जांपल के साथ नोट कर लेना तो याद रहेंगे। इसके बाद कितने पॉइंट हो गए, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद चौथा पॉइंट देखो, 0 एट राइट ऑफ एनी नंबर
इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट, यानी कि किसी संख्या के दाएं के शून्य सिग्निफिकेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.10000 ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? एक, जैसे ये लिख रहा हूँ 21,000 ऐसे लिख रहा हूँ, तो इसमें कितने होंगे? कितने होंगे? हाँ, इसमें होंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें होंगे 6। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के राइट में है 0। ठीक है, एक पॉइंट और, पांचवा पॉइंट यहां बता देता हूं, है ना। पांचवा पॉइंट बिना लैंग्वेज के बता दें या लैंग्वेज लिख के बताएं? बताओ, बिना लैंग्वेज के बता दें? लिख दो, चलो। ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ डेसिमल, इन presence of decimal there are infinite significant दशमलव में अनंत सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना। अनंत सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखूं 2.1, क्या लिख दिया? 2.1, या ऐसे लिख लो 2.0। इसमें कितने हैं? अनेक हैं, इनफाइनाइट, अनंत। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं ना। इस पॉइंट के बाद आप कितने जीरो लिख सकते हो? बहुत सारे जीरो लिख सकते हो। तो इसमें कितने हैं? अनंत हैं, इनफाइनाइट। समझ गए? तो ये सिग्निफिकेंट का टॉपिक है। बस लैंग्वेज याद करो मत करो, ये बातें याद रखना। बिना जीरो वाले जितने हैं वो हैं, गिने जाएंगे। जीरो अगर लेफ्ट में है तो नहीं गिना जाएगा, जैसे इसमें 2 ही हैं तो 2 ही हैं। जीरो अगर बीच में है तो गिने जाएंगे, 4 हैं इसमें। जीरो अगर राइट में तो भी गिने जाएंगे। और अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो लिख सकते हैं ना, तो अनंत होंगे, इनफाइनाइट। डन? इसको नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, इसके बाद आपके में एक टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, है ना। विमाएं निकालेंगे इसमें हम, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। वैसे तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, हो सकता है आप लोगों ने ये फिजिक्स में भी पढ़ लिया हो, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में भी है, तो इसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लेते हैं कैसे। तो डायमेंशन का मतलब क्या है ना। सबसे पहले डायमेंशन का मतलब लिखेंगे। डायमेंशन यानी कि विमा, ठीक है। इसका मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ any property in SI unit form, है ना। किसी गुण को SI मात्रक के रूप में दर्शाना, SI मात्रक के रूप में दर्शाना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? डायमेंशन। जैसे एग्जांपल, है ना, कुछ 3 4 5 6 एग्जांपल कर लेते हैं इसमें हम, तो समझेंगे पहले, है ना। लिखना बंद करेंगे, पहले समझेंगे। सबसे पहले जैसे आपको डिस्टेंस दिखाना है ना। डिस्टेंस मतलब दूरी, है ना। यहां हम प्रॉपर्टी लिखेंगे और यहां उनके डायमेंशन यानी कि विमा लिखेंगे, या विमाएं कह दो,
ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी। अब जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपने आप में है क्या, एक लेंथ है। तो डिस्टेंस की क्या हो गई, एल हो गई। डिस्टेंस अपने आप में लेंथ है, क्योंकि लेंथ ऐसा यूनिट में आता है, एल, एल हो गई, बस इतना। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम यानी कि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ऐसे तो निकालते हैं क्यूबिक यूनिट। तो ये मीटर है क्या, लेंथ है, तो लेंथ की पावर 3, इसकी डायमेंशन हो गई एल की पावर 3, समझ गए। और जैसे मास है, मास मतलब द्रव्यमान। तो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में या ग्राम में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मास के लिए एम लिखते हैं, ठीक है। मास अगर किसी चीज में आता है तो उसके लिए एम लिखते हैं, लंबाई आती है तो एल लिखते हैं, और समय आता है तो टी लिखते हैं। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं फोर्स, फोर्स मतलब बल। फोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, F इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास, इसका कुछ नहीं करेंगे। ए क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम ही तो होता है एक्सेलरेशन। अब देखो मास, मास का हो गया एम, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम, एक और टाइम है नीचे से, पर सेकंड। पर सेकंड ऊपर जाएगा, पर सेकंड ये वाला, देखो ये मीटर पर सेकंड है, देखो ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक सेकंड नीचे ऑलरेडी है। तो इसकी क्या हो गई, ये है मास और ये है लेंथ, मीटर है ना ये है लेंथ, और ये क्या है, टी टाइम पावर 3, MLT3, समझ गए। ऐसे निकालना होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, MLT की पावर 3, समझ गए। यही लिखाइए सर ने फोर्स की यूनिट, देखना। -2 है, -2 कैसे आ गया बे, इसको जरा स्टॉप कर। देखिए जैसे हमको निकालनी है फोर्स की यूनिट, फोर्स का हमको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, है ना। यहां m तो हो गया मास, है ना, m तो हो गया, यहां m तो हो गया मास, और a है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या बनेगा, मास का m, मीटर यानी कि लेंथ, पर सेकंड यानी कि टाइम का पावर -2, सेकंड टाइम ही है ना। इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको वर्क का दिखाना है, वर्क, वर्क मतलब कार्य। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल का मात्रक आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या है, MLT-2, MLT-2, और S, S मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ। S यहाँ सेकंड नहीं है, ये S फॉर्मूले का S है, यूनिट का नहीं है ना। लेंथ, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा ML²T-2, ऐसे निकालते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, या एक और करा दूं कोई, चलो एक और करा देता हूं। बताओ किस चीज का कराऊं, पावर का कराएं। देखो बेटा पावर का करेंगे, है ना। पावर, पावर यानी कि शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या है, ये रहा ML2T-2 अपॉन टाइम, यानी कि अपॉन टाइम। ये टाइम ऊपर चला जाएगा,
ये हो जाएगा ML2T-3। समझ में आ गया? और भी कुछ काफी है? चलिए ये नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ेंगे हम।